आपने कभी सोचा है एक टाइम पे टॉप पे मानी जाने वाली ई कॉमर्स कंपनी आखिर क्यों फेल होगी? क्या रीज़न रहा उस कंपनी के फेल होने का और कैसे वो ऊपर चढ़ी और फिर नीचे गिर गई? जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्नैपडील के फॉल के बारे में। कैसे स्नैपडील राइज हुआ और कैसे एक टाइम आने के बाद वो फॉल कर गई। तो पूरी वीडियो में हम पूरी स्नैपडील की केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कीजिएगा, ऐसी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कंपनी की शुरुआत, पहले कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, स्नैपडील के बारे में। स्नैपडील की शुरुआत हुई थी 2010 में एज अ कूपन वेबसाइट या डील जो देती है ना, वेबसाइट्स डील या कूपन प्रोवाइड करती है, वैसे वेबसाइट। इसके फाउंडर थे कुणाल बहल एंड रोहित बंसल। धीरे धीरे इन्होंने अपना फोकस ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट किया क्योंकि फ्लिपकार्ट ऑलरेडी अच्छा कर रहा था ई कॉमर्स के जर्नी में। सो उनको आज तक, मतलब अभी तक अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तक 1.8 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है। और इनकी जो एक टाइम पे जब एकदम पीक पे थी ना कंपनी, तब उनकी पीक वैल्यूएशन 6.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। आज की डेट की वैल्यूएशन तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उसमें सॉफ्ट बैंक, नेस्पर, इवन जो एंजल इन्वेस्टर रतन टाटा भी शामिल थे। अब बात कर लेते हैं कंपनी के राइज के बारे में। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। 2013 जब एक टाइम पे कंपनी के पास सिर्फ 1 महीने की सैलरी थी अपने एम्प्लॉयज़ को देने के, तब से लेके तब तक 2015 के सितंबर तक उसका इंडियन मार्केट में 26% ई कॉमर्स की मार्केट थी, उसमें 26% शेयर था। और उस वक्त फ्लिपकार्ट के बाद सिर्फ स्नैपडील का नंबर आता था। और एक इंटरव्यू में भी पूछा था कुणाल बहल से, तो उन्होंने बताया था कि होप सो वो मतलब कि अगले 6 महीने में फ्लिपकार्ट को भी पीछे छोड़ दे, मतलब कि 6 महीने के बाद वो फ्लिपकार्ट को भी पीछे छोड़ दे, ऐसा उनकी कोशिश थी, ऐसे उनकी उम्मीद थी। बट उसका बहुत ही उल्टा हो गया। तो मैंने आपको बताया 2015 एंड तक कंपनी का गोल्डन पीरियड था। तो 2015 से लेके मार्च 2017 तक कंपनी का जो मार्केट शेयर था ना, वो 26% से गिर के सिर्फ और सिर्फ 4% रह गया। तो क्या रीज़न था इस डूम का, यही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं कुछ रीजंस बताऊंगा और अब स्नैपडील कैसा कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला रीज़न फॉल का उसका था, उनके जो कंपटीशन थे उन्होंने उनको आउट परफॉर्म कर दिया। कंपटीशन कौन था? फ्लिपकार्ट था, अमेजोन था। अमेजोन क्या 2013 में इंडिया में आया था। तब तक जब स्नैपडील ने क्या किया, अपनी पकड़ बना रहा था मार्केट में, तो जब स्नैपडील का फॉल हुआ तो उसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ? अमेजोन का हुआ। अमेजोन ने एकदम से ही जो स्नैपडील का शेयर था ना, उस पर पकड़ बना ली। और आज की डेट में आप देखेंगे ना, फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये दो ही लीडर हैं मार्केट के। बट उसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम कि आउट परफॉर्म भी कैसे किया। आउट परफॉर्म ऐसे किया कि जो फ्लिपकार्ट और जो अमेजोन थे वो हमेशा क्या करते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे उन्होंने पकड़ बनाई, फैशन पे पकड़ बनाई। जैसे फ्लिपकार्ट ने फैशन पे पकड़ बनाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पे अमेजोन ने पकड़ बनाई, फास्ट डिलीवरी करता था। एक्सक्लूसिव मोबाइल डील थी फ्लिपकार्ट और अमेजोन के पास ही थी। आपने कभी देखा स्नैपडील के पास कोई एक्सक्लूसिवली लॉन्च हुआ है फ़ोन? नहीं हुआ था। तो ऐसे ही उनके जो कंपटीशन थे ना, उनको आउट परफॉर्म कर दिया सिंपली, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी छूटती गई पकड़ मार्केट से और वो नीचे आते गए। उसके बाद था क्वालिटी कंट्रोल मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट WS रिटेलर है ना, और अमेजोन का क्लाउडटेल, तो ये क्या करते थे, अपने अपने वेयर हाउस बना के रखते थे। स्नैपडील के साथ प्रॉब्लम ये थी कि पहले वो क्या होता है, वेंडर मॉडल पे काम करता था, फिर सीधा SD प्लस के साथ अपने कंट्रोल वेयर हाउस पे आ गया। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को इतनी अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाए जितने अच्छे थे फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने किया। अमेजोन क्या करते हैं और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, अपने अपने बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी तर वो खुद ही वेयर हाउस में स्टोर करके बेचते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी अच्छा करते थे। बट स्नैपडील में क्या हुआ, एक टाइम पे, जैसे 2015 के बाद की बात करें तो एक टाइम पे क्या हुआ, उनके पास इतनी कंप्लेंट्स पाइल अप होगी, इतनी कंप्लेंट्स होगी, इवन बड़े बड़े ब्रांड्स ने स्नैपडील पे केस ठोक दिए कि आपकी साइट पे हमारे डुप्लीकेट काउंटरफिट प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक ये रीज़न था कि स्नैपडील का, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सामान मंगाया, मेरे को एक बार नकली सामान मिल गया ना उस वेबसाइट से, मैं कभी उससे परचेज नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए बाद में। तो धीरे धीरे कस्टमर कम होते गए, जैसे जैसे लोगों को फेक प्रोडक्ट्स मिलते गए वैसे वैसे उनके कस्टमर्स भी कम होते गए। इस तरीके से इनका मतलब जो राइज था वो डूम होता गया। उसके बाद
एक उन्होंने बहुत ज़्यादा कैश बर्न बहुत करते थे। तो तीसरा जो मेन रीज़न है वो उनका कैश बर्न काफ़ी था। तो 2014 से लेकर 2016 तक उनको 1.4 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली थी और 2016 के आते आते उनके पास 500 मिलियन डॉलर्स का कैश रिजर्व था। बट उन्होंने अपनी रीब्रांडिंग में, सिर्फ रीब्रांडिंग करी थी ना स्नैपडील ने, लोगो वगैरह चेंज किया था, पूरा लाल कर था, 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस उम्मीद में कि आगे उनको फ्यूचर में फंडिंग मिली जाएगी। बट वो कैश बर्न इतना एक्सेसिव हो गया था, उनको ना आगे फंडिंग मिल पाई उनकी अपनी टर्म्स में, और उनके पास कैश भी कम रह गया था। और रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने अपने एकदम से मार्केटिंग एक्सपेंसेस कम कट डाउन कर दिए और इससे उनको क्या हुआ, उनकी ग्रोथ फ्लैट होने की वजह नीचे चलती गई। क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग में पैसा लगा रहे थे आपके सेल्स आ ही जाती, जैसे ही आपने मार्केटिंग खत्म कर दी आपकी सेल्स भी कम हो गई। उसके बाद क्या था, उनके बोर्ड में बहुत डिस्प्यूट्स रहते थे। इवन सॉफ्ट बैंक और जो कलारी और नेक्सस थे, जो दूसरे थे आपस में वेंचर कैपिटलिस्ट, वो भी आपस में लड़ते थे। सॉफ्ट बैंक वर्सेस कलारी एंड नेक्सस का आपने बहुत केस सुने होंगे कि आपस में कोई भी डिसीजन होता था वो कन्फ्लिक्टिंग था। इवन जब फ्लिपकार्ट को सेल करने की बात थी कि फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज कर देंगे, तब भी बहुत कन्फ्लिक्ट था सारे बोर्ड मेंबर्स में। तो क्या होता है ना, एक ईगो पे बात आ जाती है। सॉफ्ट बैंक के लिए ये नहीं था कि 900 मिलियन डॉलर लगे थे ना, उन्होंने कहा डूब जान दो 900 मिलियन डॉलर, उन्होंने राइट ऑफ भी कर चुके थे। बट मैं नेक्सस और कैलरी के जो अदर फंडिंग पार्टनर्स थे उनके आगे नहीं झुकूंगा। तो उन्होंने जो क्लैशेस थी ना वो इतनी बढ़ चुकी थी, इसलिए क्या था, एक तरीके से आप कह सकते हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और कुछ रास्ता भी नहीं निकल पा रहा था, इसलिए फॉल और होता गया। पांचवा रीज़न आता है रॉन्ग एक्विजिशन बोले तो जैसे फ्लिपकार्ट ने अपना एक पेमेंट सिस्टम बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, फ़ोन पे को शुरू से स्क्रैच से बिल्ड किया, एक अच्छी तरीके से एक प्रोडक्ट बनाया, एक ब्रांड बनाया। ऑन द अदर हैंड स्नैपडील ने क्या किया, फ्री चार्ज को खरीद लिया, इतने ओवर प्राइस रेट पे 400 मिलियन डॉलर्स पे खरीदा, और जब उनको बेचना था उनको सिर्फ 400 करोड़ रुपए में बिका है। 400 मिलियन डॉलर्स में खरीद के 400 करोड़ रुपए में बेचा सिर्फ एक्सिस बैंक को। इतने रॉन्ग डिसीजन लिए गए स्नैपडील के द्वारा। तो एक और रीज़न था ये जिससे स्नैपडील को काफ़ी नुकसान हुआ। छठा पॉइंट है यूएसपी। आपने देखा होगा ना, फ्लिपकार्ट की यूएसपी है कि उस पर फैशन प्रोडक्ट्स या फैशन ब्रांड बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे उन्होंने जुबोंग और मिंत्रा को टेक ओवर किया। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन के बारे में सुना होगा, उनकी नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है ना, जो प्राइम मेंबर्स के लिए बहुत तेज़ होती है। मैंने 8 बजे रात को ऑर्डर करता हूँ तो सुबह 10 बजे तक मेरे पास प्रोडक्ट होता है। आपने कभी स्नैपडील का ऐसा कुछ सुना था? स्नैपडील क्या बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, बट किसी में एकदम अपने लिए क्या था, यूनिक यूएसपी नहीं बना पाया कि मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि मैं स्नैपडील हूँ, मैं ऐसी अच्छी सर्विस देता हूँ। तो ये एक और पॉइंट हो गया, इसलिए स्नैपडील उभर नहीं पाया। और जो फाइनली 7वां पॉइंट, नेल ऑन द कॉफिन कहते हैं जिसको, वो था कि जो फ्लिपकार्ट था उसके साथ मर्जर नहीं हो पाया। सुनने में आया था फ्लिपकार्ट सिर्फ 400 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर खरीदना चाहता था स्नैपडील को, बट वो भी नहीं हो पाया, इतने में भी बिक नहीं पाया। तो सोच सकते हैं ना, 6.5 बिलियन डॉलर से सिर्फ 400 मिलियन डॉलर तक भी नहीं पहुंच पाया स्नैपडील। तो ये भी नहीं हो पाया क्योंकि बोर्ड में भी क्लैश चल रहा था, और कि ये भी नहीं होता ना कि फ्लिपकार्ट कहेगा कि मैं लूँगा तो मैं ये टर्म्स होगी, ये कंडीशंस होगी, तो ये सब कुछ। और सॉफ्ट बैंक ने ये भी प्रॉमिस किया था फ्लिपकार्ट को, आप ले लो, मैं और फंडिंग दे दूँगा आपको, आप स्नैपडील को किसी तरह ले लो, बट वो भी नहीं हो पाया। तो फाइनल नेल इन द कॉफिन रहा फ्लिपकार्ट के साथ फेल्ड मर्जर। उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने सही नहीं की, स्नैपडील ने सही नहीं, प्लानिंग बहुत पुअर थी, काफ़ी क्या कहते हैं फंडिंग की भी कमी थी एक टाइम पे, और एक क्या डिसीजन का सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग थी। उन्होंने अपने जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग काम करते हैं, उनके पास डिसेंट्रलाइज नहीं की पावर, सारे जो डिसीजन थे वो सीईओ लेते थे या बोर्ड ही लेता था। तो इस कारण भी डेमोक्रेटिक थोड़ी होते हैं ना, जो एनवायरनमेंट होता है कंपनी का, वो सही नहीं था। तो सारी डिसीजन मेकिंग टॉप पे रहती थी, तो इस कारण भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई स्नैपडील। और आमिर खान वाला ऑफ द पॉइंट बोल रहा हूँ, आमिर खान वाला वैसे इतना पॉइंट नहीं है। आमिर खान ने जब अपना वो दिया था ना स्टेटमेंट की इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री समथिंग लाइक दैट दिया था उन्होंने कुछ, तब वो स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो सबसे ज़्यादा बाइंग जो वो फेस किया था ना उन्होंने, हीट स्नैपडील ने ही फेस की थी कि भाई स्नैपडील, बाय कट स्नैपडील, एवरीवन इज सेइंग बाय कट स्नैपडील। सो उस वक्त का भी काफ़ी इंपैक्ट पड़ा था स्नैपडील के ऊपर। अब क्या कर रहा है स्नैपडील 2.0? सो हम बात करते हैं अब उनकी रेवेन्यू के बारे में। तो
स्नैपडील ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया अपना एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ताकि वो सस्टेन कर पाए। सो बात करें 2017 में जब उन्होंने ये डिसीजन लिए थे स्नैपडील 2.0 का, तब उनका 1180 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल ईयर 2017 में 1180 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था। 2018 में वो घट के सिर्फ 527 करोड़ रुपये रह गया, 19 में 900 करोड़ रहा और 20 में थोड़ा सा कम फिर से हो गया 883 करोड़ रहा। आप कहोगे 883 करोड़ इज़ गुड रेवेन्यू, तो फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 20 में लाइक 35,000 करोड़ रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं ना, 40 गुना बड़ा है फ्लिपकार्ट स्नैपडील से, इतना डिफरेंस है। और अगर लॉसेस की बात करें तो लॉसेस में 95% कमी आई है स्नैपडील के 2017 से। 2017 में 5,143 करोड़ का लॉस था, 2018 में 652 करोड़ का लॉस था, 2019 में आते आते सिर्फ 188 करोड़ का लॉस रह गया और 2020 में थोड़ा सा लॉस बढ़ गया है 274 करोड़ का, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है और मार्केटिंग के एक्सपेंसेस वगैरह करने ही पड़ेंगे। 274 करोड़ रुपीज़ का अभी भी लॉस है। जो उनके बायर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। 2018 में उनके जो यूनिक बायर्स थे वो 90 लाख थे, 2019 में 2 करोड़ बायर्स हो गए और 2020 में 2.7 करोड़ यूनिक बायर्स रहे। और इनके जो बायर्स हैं ना वो 85% टायर 2 टायर 3 जो टॉप 10 सिटीज़ है ना इंडिया की, उनको छोड़ के जो बाकी सिटीज़ हैं वहाँ से 80 to 90% बायर्स हैं। मतलब इनके जो टारगेट ऑडियंस है वो भी टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ रह गई है। और इनकी साइट देखेंगे आप आज की डेट में जैसे होती है क्लब फैक्ट्री की साइट या अलीबाबा की साइट वैसी लगती है कि जो छोटे शहरों के लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने में। और इनके पास प्रोडक्ट भी क्या होते हैं जो एकदम ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होते, और जो एक होते हैं ना जैसे व्हाट्सएप पे बेचते हैं लोग, वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्वालिटी में इतना मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती, सस्ते होते हैं और ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट होते हैं जो डेली लाइफ में ज़्यादा बिकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपना थोड़ा मॉडल चेंज किया है, इन्होंने थोड़ा ऑपरेशनली प्रॉफिट में आने की कोशिश की है और शायद धीरे धीरे यहाँ से ग्रो कर पाए कंपनी। आई विश हो अगर ग्रो करती है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि एक कंपनी नीचे से आके ऊपर इतना ग्रो कर पाई है। तो आई रियली होप स्नैपडील ग्रो कर पाए अच्छा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया होगा क्यों स्नैपडील फॉल हुई और क्यों कैसे वो आगे बढ़ पाई। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे मेरी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब